हेलो एवरीवन। और क्या चल रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपने लास्ट जितने भी वीडियोस थे उसमें पी वाई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम टॉपिक कोशिका विभाजन सेल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी पी वाई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो आज सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है कि नेम द स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम ऑफ द डिवाइडिंग सेल आर अलाइंड एट द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफेज की बात हो रही है और ये बात हो रहा है कि जिसके दौरान सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। तो मध्य रेखा में इसमें से कौन सा स्टेज है जिसमें गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं? तो देखिए ये रहा आपका सेल, आपको भी पता है कि इसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम। बट जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन है ना, ये डिसॉल्व होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वो बीच में यहाँ पर ऐसे बीच में क्या होते हैं, क्रोमोसोम ऐसे अटैच होते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है आपके बीच में आते हैं। तो वो अवस्था होती है आपकी मेटाफेज की। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके ऐसे बीच में लगे होते हैं। ठीक है, ये रहे क्रोमोसोम जो आपके बीच में आ जाते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सी, मेटाफेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन अकर्स थ्रू। बताइए कि माइटोसिस द्वारा होता है या मियोसिस द्वारा या एमाइटोसिस द्वारा या सभी द्वारा। बताइए जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि स्पर्म और एग, इनका फॉर्मेशन किस फेज में होता है, किस डिवीजन से होता है? तो ये होता है आपका मियोसिस। मियोसिस को इसीलिए हम लोग अर्धसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, अच्छा देखिए अर्धसूत्रीय विभाजन को किसने खोजा था, फॉर्मर व मूरे ने 1905 में। फॉर्मर व मूरे ने बताया था कि जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है वो किसके द्वारा बनता है, वो बनता है अर्धसूत्रीय विभाजन से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्रोमोसोम में आप भी जानते हैं कि चार भुजाएं ऐसे, ये एक भुजा ऐसे और एक ऐसे लगी होती है। जब ये दोनों सेपरेट होंगी अलग अलग ऐसे ऐसे, फिर जाके ये क्या होती है, ये मान लीजिए स्पर्म की सेल है, स्पर्म सेल का क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये मान लीजिए एग का है। ठीक है, तो ये दोनों जब हाफ हाफ होंगी और एक दूसरे से मिलेंगी तब जाके एक सिंगल क्रोमोसोम बनेगा। इस यही कारण है कि यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अगर ऐसा ना हो तो जो हमारी संतान होती है ना, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दुगना हो जाएगा। कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम, वो कितना हो जाएगा, दो ना हो के कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यही कारण है कि जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। और इसकी खोज किसने की थी, फॉर्मर व मूरे ने की थी 1905 में। ओके, चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? देखिए जब कोशिका का विभाजन होता है तो जो माइटोसिस होता है इसमें कोई भी सेल तीन अवस्थाओं को धारण करती है। वैसे तो चार होती है, इंटरफेज मतलब कोशिका विभाजन के पहले की अवस्था। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। बट जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो उसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, G1,
एस फेज और G2 फेज। तो सबसे पहला फेज होता है आपका G1, जिसमें आरएनए और जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। दूसरा फेज आता है आपका एस फेज, जिसमें क्या होता है? डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए सिंथेसाइज होता है इसमें, ठीक है। फिर आता है G2 फेज, ये आता है आपका जिसमें कोशिका पूरी तरह मेंटेन कर लेती है खुद को डिवाइड करने के लिए, मतलब कि इसमें डीएनए, आरएनए और साइटोप्लाज्म सब दुगनी अवस्था में होते हैं और बाद में इसमें क्रोमैटिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्रोमैटिन का निर्माण होता है, जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एस फेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? बताइए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? इसमें से कौन सी अवस्था होती है जो कि सबसे छोटी होती है? चलिए, हाँ, कौन सी अवस्था जो सबसे छोटी होती है? तो देखिए, इसमें सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज की होती है, जो कि 2 से 3 मिनट की होती है। ये अवस्था इतनी छोटी होती है कि 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोफेज क्या है। प्रोफेज क्या है? चलिए, किसी को पता है कि प्रोफेज क्या है? तो प्रोफेज क्या होता है कि देखिए, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो क्लियर नहीं होते ऐसे, ठीक है। अब मेटाफेज क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? मेटाफेज में आपके एकदम बीच में रहते हैं, ये क्रोमोसोम ऐसे बीच में रहते हैं। ये रहा क्रोमोसोम आपका, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल बीच में होता है। अब एनाफेज में क्या होता है? तो एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। और ये अवस्था कितने मिनट की होती है? 2 से या 3 मिनट। इसीलिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था होती है, विच फेज इज द शॉर्टेस्ट? तो एनाफेज होती है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाते हैं? यहाँ पे बात हो रहा है कि जैसे ये गुणसूत्र है, ठीक, इनके जो दोनों भुजाएं होती है वो किस चीज से जुड़ी होती हैं? वो जुड़ी होती हैं आपकी सेंट्रोसोम से, सेंट्रोसोम से, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोसोम से जुड़ी हुई रहती हैं। अब पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है, ये क्या वो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है या टेलोफेज? कौन सी अवस्था है जब ये भुजाएं अलग हो जाएं एक दूसरे से? बताइए, इसका आंसर क्या है? मैंने शायद अभी एक्सप्लेन करने में आपको इसका आंसर दे दिया था, तो आई थिंक आपको इस आइडिया लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एनाफेज। मैंने भी बताया था ना कि इसमें 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में क्या होता है, आप ये पूरा फेज कंप्लीट होता है और इसमें क्रोमोसोम आपकी जो होती है वो अलग हो जाती है। किससे? सेंट्रोसोम से अलग हो जाती है, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्र कोशिकाओं का निर्माण होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मदर सेल? बताइए। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और साथ में बहुत इजी है। तो चलिए बताइए कि कितने माँ, जो पेरेंट सेल होता है, माँ का जो सेल होता है, उससे डॉटर सेल कितने बनते हैं? किसी को पता है कितने डॉटर सेल का निर्माण होता है? जैसे कि अगर बात किया जाए कि एक माँ सेल है ना, वो डिवाइड होगा तो कितने बनाएगा? 2 ही तो बनता है। किसी भी कोशिका के विभाजन के दौरान कितने सेल का निर्माण होता है? 2 सेल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 2 सेल का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अर्धसूत्रीय विभाजन क्या है? मियोटिक डिवीजन अकर्स इन, ठीक, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, किसमें होता है? सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स
या सोमैटिक और जर्म दोनों सेल्स में? चलिए बताइए इसका, क्योंकि जब मैंने ना माइटोटिक डिवीजन अभी आपको एक्सप्लेन किया था तो ये बताया भी था। तो बताइए किस में होता है माइटोटिक डिवीजन? तो माइटोटिक डिवीजन आपका किस में होता है? जर्म सेल्स में। और क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ये आधी हो जाती है, इसे अर्धसूत्री विभाजन इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन का जर्म सेल्स में होने का रीजन क्या होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम उनके जो चाइल्ड होते हैं उसमें दुगनी ना हो जाए, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आपको एक और बात बता देती हूँ कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है ये 2 फेज में होता है। 2 फेज में होता है, एक होता है माइटोटिक फर्स्ट फेज और दूसरा होता है माइटोटिक सेकंड फेज। ठीक है, सेकंड। ठीक, ये आया आपको समझ में? ये बी क्या है? माइटोटिक डिवीजन किस में होता है? जर्म सेल्स में, सेक्स सेल्स में होते हैं। चलिए बी क्या है? राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। समसूत्रीय विभाजन माइटोटिक डिवीजन की ही बात कर रहा है ना, के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि इससे पहले क्या हुआ था? अर्धसूत्रीय विभाजन की बात किया गया था कि अर्धसूत्रीय विभाजन में मियोसिस डिवीजन में जो मियोसिस होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। वह कौन सी अवस्था होती है? तो उसमें आपने बताया था कि मेटाफेज होता है। ठीक, अब यहाँ पर बात हो रही है समसूत्रीय विभाजन की, माइटोसिस डिवीजन की। तो माइटोसिस डिवीजन में ऐसा कौन सा फेज है जो इस डिवीजन में क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाते हैं? आपके बीच में आ जाते हैं। बताइए यह कौन सी अवस्था है जिसमें आपके जो क्रोमोसोम है वो बीच में आ रहे हैं? एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर होगा मेटाफेज। अब यहाँ सीखने वाली बात यह है कि माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ठीक, मियोसिस या फिर माइटोसिस, दोनों में ही जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस फेज में बीच में आ जाते हैं? वो आते हैं आपके मेटाफेज में। मेटाफेज में बीच में आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? ये रहा आपका क्रोमेटिन थ्रेड जिसपे आपके ये क्रोमोसोम ऐसे लगे होते हैं। ये देखिए, ये आपके क्रोमोसोम ऐसे लगे हुए हैं और बीच में है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो दोनों का आंसर सेम होगा। और यही रीजन है कि ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको लेके आई हूँ कि अर्धसूत्रीय विभाजन में और समसूत्रीय विभाजन में आपके गुणसूत्र बीच में आते हैं। किस फेज में? तो वो आपका होता है मेटाफेज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? यहाँ पर क्या बात हो रही है कि व्हाट इज द क्रोमोसोमल कंपोजिशन इन द सेल्स ऑफ अ न्यू बॉर्न गर्ल। नई जैसे कोई बेटी पैदा हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है? 44 क्रोमोसोम प्लस XX, 22 क्रोमोसोम प्लस XX, 44 क्रोमोसोम प्लस XY, 22 क्रोमोसोम XY। जैसा कि हम लोग अक्सर सुनते आते हैं जो फीमेल क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके XX होते हैं, ठीक, और मेल क्रोमोसोम होते हैं XY। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं ना, जिसमें से 44 होते हैं हमारे दैहिक कोशिका होती है, दैहिक कोशिका होती है, और 2 क्या होते हैं? आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो अब तो ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया ना कि फीमेल XX और प्लस दैहिक कोशिका कितनी? 44। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया? A, 44 प्लस XX। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा एक और चीज है, जैसे ये 22 ऑप्शन क्यों दिया है? देखिए जो नंबर ऑफ, अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात किया जाए, जोड़ों में क्रोमोसोम की बात किया जाए, तो दैहिक क्रोमोसोम जोड़े में कितने होते हैं? 22 होते हैं।
मैंने आपको बताया था एक बार अपने पिछले एपिसोड में या अपने पिछले क्लासेस में बताया है आपको कि क्या थे ये 22 क्या होता है, अगर उसको आप दुगना कर दोगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा जो कि 44 है, और इसी 44 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो जोड़े का आ जाएगा कि कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तो वो कितने होते हैं 22 होते हैं। ओके चलिए अब देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्रॉसिंग ओवर होता है, बताइए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, माइटोसिस में होता है, मियोसिस में होता है, एमाइटोसिस में या किसी में नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो देखिए क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, किसी को पता है तो ऑप्शन में मुझे टिक कर सकता है, चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि किस में होता है क्रॉसिंग ओवर। मैं बताती हूँ, ये आपका होता है मियोसिस में। मियोसिस क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, बार बार मैं कह रही हूँ आपसे। और क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, इसी में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम के गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम के जो गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए एक्स और वाई, तो इसके जो ये होते हैं ना, जब ये डॉटर सेल में जाते हैं तो ये ऐसे पहले अलग होते हैं, फिर क्या होता है कि कभी कभी आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसका एक क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के दूसरे भुजा से जाके मिल जाता है, जिससे एक्स वाई चाइल्ड का निर्माण, मतलब लड़के पैदा होते हैं। यही तो है क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक दूसरे से क्रॉस, एक्स वाई से वाई एक्स से अगर जाके मिल जाए तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये किस में होता है, मियोसिस में होता है। ठीक, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, इन विच फेज ऑफ डिवीजन डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, बताइए मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या टेलोफेज। किस अवस्था में आपका ये, जैसे कोशिका है, इसमें मैंने बात की थी ना कि कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, ये मान लीजिए कोशिका है, अब इसके अंदर क्या है, ये रहा केंद्रक। तो अब पूछ रहा है कि किस फेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन ये गायब हो जाता है, और इसके अंदर ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं, ये आपके कोशिका में आके मिल जाते हैं। तो देखिए जब कोशिका विभाजन होता है तो जाहिर सी बात है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होंगे, तभी तो ये क्रोमोसोम बाहर आएंगे और डिवाइड होकर नई कोशिका का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब कि कोशिका विभाजन में ये क्रिया होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसकी एक अवस्था होती है, तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें कि ये गायब होते हैं, बताइए कौन सी अवस्था होती है ये। तो ये अवस्था होती है आपकी प्रोफेज। प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके गायब हो जाते हैं, और किसका, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके न्यूक्लियर, अरे सॉरी क्रोम सेल में आ जाता है। जैसे ये सेल है ना, इसमें ये क्रोमोसोम ऐसे आ जाएंगे और फिर ये कोशिका विभाजन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, प्रोफेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समसूत्री विभाजन में पुत्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की। इन माइटोटिक डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब समसूत्री विभाजन होता है, किसी भी कोशिका का जब विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो उसमें जो डॉटर सेल है उसमें गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो उनकी मातृ कोशिका, मतलब माँ की कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं उसकी कितनी होती है, बराबर होती है, आधी होती है, दुगनी होती है या सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा ये बता दीजिए, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर में आधी हो जाएगी तो क्या वो डॉटर सरवाइव कर पाएगी, क्या वो डिजीज से नहीं होगी, सिंड्रोमिक डिजीज या कोई भी डिजीज से को कैरी नहीं करेगी, हाँ किसी भी रोग के साथ नहीं रहेगी। या दुगनी कर देंगे तो क्या उसमें एक्स्ट्रा एबिलिटीज नहीं आ जाएंगी, या तो वो बीमार रहेगी या तो उसका डेथ हो जाएगा, कुछ तो होगा ना।
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत सिंपल है कि अगर माँ में क्रोमोसोम 46 है तो उसकी बेटी या बेटे में भी 46 क्रोमोसोम ही होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बच्चे विकृत होते हैं। इसका मतलब कि ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलिए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड इन अ क्रोमोसोम। गुणसूत्र जो है, ये रहा गुणसूत्र आपका, ठीक है, ये रहा गुणसूत्र आपका, ठीक। अब इसमें ये जो क्रोमैटिन की बात किया रहा है कि ये जो इसके ये भुजा है ये एक दूसरे से कहाँ पे अटैच है, तो वो अटैच है आपकी यहाँ पे। अब इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो इस बिंदु को कहते हैं, अच्छा जीन क्या होते हैं? जीन हमारे आनुवांशिक पदार्थों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाते हैं। फिर गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र तो एक आनुवांशिक पदार्थ है। जब ये तो गुणसूत्र हो गया ना, तो ये कैसे ये तो हो नहीं सकता, जब ये पूरा गुणसूत्र है तो ये कैसे गुणसूत्र होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। और सेंट्रोसोम क्या होते हैं? तारक काय। हाँ, तारक काय न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ना, जब क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं तो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये पाया जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रोमियर की, तो ये क्या है? सेंट्रोमियर ही है जो कि गुणसूत्र के भुजाओं को आपस में जोड़े रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हैव अ क्रोमोसोम्स हाउ मेनी? अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो इसका आंसर दी थी। चलिए इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, या बता दूं? 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। लेकिन अगर पेयर की बात की जाए कि पेयर में कितने होते हैं, तो 23। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि दैहिक क्रोमोसोम कितने होते हैं पेयर में, तो 22। और अगर नॉर्मली ऐसे सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए कि कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 1 पेयर होता है। ठीक है, और अगर ऑर्डिनरी पूछा जाए जैसे कि इसमें पूछा गया है, तो अगर इस तरह देखा जाए तो इसमें 44 होगा दैहिक क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं आपके 2। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब फिर से हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।